हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.5 न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम देख चुके थे। क्या था द्वितीय नियम? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये हमारा द्वितीय नियम था। इसमें सबसे पहले हमने संवेग क्या होता है वो समझा था और उसके बाद हमने बल का सूत्र निकाला था F = ma। अब इसी में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हमने सूत्र निकाला था F = ma। अब गति के द्वितीय नियम एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो बल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें पता है कि सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि को हम इस प्रकार दर्शाते हैं F = fxi + fyj + fzk। इस प्रकार दर्शाएंगे हम किसी भी सदिश राशि को। अब F का सूत्र हमें द्वितीय नियम से क्या मिला? dp/dx। अब हमें x, y, z तीनों के घटक में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे? fx = dpx/dt, fy = dpy/dt, fz = dpz/dt। तो ये तीनों घटक के रूप में हमने लिख दिया। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, यह नियम बिंदु, पिंड या कण पे लागू होता है। पिंड तो नहीं कहेंगे हम, बिंदु कण पे लागू होता है। बाद में यह बताया गया कि तृतीय नियम कोई दृढ़ पिंड या कोई बड़ी वस्तु पे भी लागू होता है। तो उसमें क्या होता है? ए निकाय के संहति केंद्र का त्वरण होता है। ए क्या होता है? संहति केंद्र का त्वरण। जैसे कि हम उदाहरण ले लें, ये एक मेरे पास पिंड है, इसकी संहति m1 है और त्वरण a1 है। तो इसका बल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? F = m1a1। अब उसी तरह एक मेरे पास दृढ़ पिंड है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर ऐसे हजारों बॉल है। तो हजारों बॉल होंगे, तो अब हमें इसका बल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें पूरे निकाय का बल ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें जितने भी 1000 बॉल होंगे या पिंड होंगे, उन सब का बल ढूंढना पड़ेगा, उन सब का योग करेंगे और इस तरह हम इसकी कुल संहति निकालेंगे। तो कुल इसकी संहति हमें ज्ञात करनी होगी, तो हमें कुल संहति चाहिए। तो बल का सूत्र इसमें हम लिखेंगे F = ma/cm। cm मतलब कि सेंटर ऑफ मास। संहति केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, इसलिए यहाँ शॉर्ट में लिखा है cm। तो ये तो हो गया द्रव्यमान पिंड का और ये हो गया संहति केंद्र का त्वरण। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो तृतीय नियम है वो दृढ़ पिंड या बिंदु कण दोनों पे लगा सकते हैं। समय के किसी निश्चित क्षण पर संविष्ट में किसी बिंदु पर लगा बल F उसी क्षण उसी बिंदु पर त्वरण A से संबंधित होता है। मतलब कि जिस क्षण हमने बल लगाया है उस क्षण जो भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है दोनों एक दूसरे से संबंधित होगा। इन शॉर्ट जो बल होगा वो उस क्षण पे उत्पन्न हुआ त्वरण उससे संबंधित होगा। अब हम देखते हैं इसी में एक और चीज, आवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इसकी परिभाषा क्या होगी? बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें मिलेगा आवेग। आवेग = बल गुणा समयावधि। बल को लिखते हैं F, समयावधि को ΔT। तो आवेग का सूत्र क्या मिला? F ΔT। अब हमारा द्वितीय नियम क्या है? F = ΔP/ΔT। ΔT को मैं यहाँ पे ले लूँ तो F ΔT = ΔP होगा। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये तो आवेग हो गया और ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन से। क्लियर? तो यहाँ पे एक और चीज हमने निकाली है कि आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों बराबर होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आवेग का ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस परावर्तित होती है तब दीवार द्वारा गेंद पर लगने वाला बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहता है, तो भी यह बल
गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि अगर कोई भी एक गेंद दीवार से टकराई हो तो वो वापस परावर्तित होती है। वो वापस परावर्तित होती है तो वो बहुत कम समय के लिए ही बल होता है, लेकिन फिर भी वो बल उस गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए काफ़ी होता है। एक और एग्जाम्पल ले लें कि टेनिस बॉल से अगर मैं टेनिस बॉल को मार रही हूँ तो आप हल्का सा टेनिस बॉल पे लगाओगे तो बॉल की दिशा बदल जाएगी। तो जो वो समय होता है या वो बल होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो बॉल के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए काफ़ी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा संवेग आवेग क्या है, बल गुणा समयावधि, और जो बहुत कम समय के लिए बल लगता है उसको हम बोलते हैं आवेग। तो आई होप आपको आवेग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के तृतीय नियम की बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.5 न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम देख चुके थे। क्या था द्वितीय नियम? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये हमारा द्वितीय नियम था। इसमें सबसे पहले हमने संवेग क्या होता है वो समझा था, और उसके बाद हमने बल का सूत्र निकाला था F = ma। अब इसी में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हमने सूत्र निकाला था F = ma। अब गति के द्वितीय नियम एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें पता है कि सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि को हम इस प्रकार दर्शाते हैं F = fxi + fyj + fzk। इस प्रकार दर्शाएंगे हम किसी भी सदिश राशि को। अब F का सूत्र हमें द्वितीय नियम से क्या मिला? dp/dx। अब हमें x, y, z तीनों के घटक में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे? fx = dpx/dt, fy = dpy/dt, fz = dpz/dt। तो ये तीनों घटक के रूप में हमने लिख दिया। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, यह नियम बिंदु, पिंड या कण पे लागू होता है। पिंड तो नहीं कहेंगे हम, बिंदु कण पे लागू होता है। बाद में यह बताया गया कि तृतीय नियम कोई दृढ़ पिंड या कोई बड़ी वस्तु पे भी लागू होता है। तो उसमें क्या होता है? ए निकाय के संहति केंद्र का त्वरण होता है। ए क्या होता है? संहति केंद्र का त्वरण। जैसे कि हम उदाहरण ले लें, ये एक मेरे पास पिंड है, इसकी संहति m1 है और त्वरण a1 है। तो इसका बल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? F = m1a1। अब उसी तरह एक मेरे पास दृढ़ पिंड है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर ऐसे हजारों बॉल है। तो हजारों बॉल होंगे, तो अब हमें इसका बल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें पूरे निकाय का बल ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें जितने भी 1000 बॉल होंगे या पिंड होंगे उन सब का बल ढूंढना पड़ेगा, उन सब का योग करेंगे और इस तरह हम इसकी कुल संहति निकालेंगे। तो कुल इसकी संहति हमें ज्ञात करनी होगी, तो हमें कुल संहति चाहिए। तो बल का सूत्र इसमें हम लिखेंगे F = ma/cm। cm मतलब कि सेंटर ऑफ मास। संहति केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, इसलिए यहाँ शॉर्ट में लिखा है cm। तो ये तो हो गया द्रव्यमान पिंड का, और ये हो गया संहति केंद्र का त्वरण। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो तृतीय नियम है वो दृढ़ पिंड या बिंदु कण दोनों पे लगा सकते हैं। समय के किसी निश्चित क्षण पर संविष्ट में किसी बिंदु पर लगा बल F उसी क्षण उसी बिंदु पर त्वरण A से संबंधित होता है। मतलब कि जिस क्षण हमने बल लगाया है उस क्षण जो भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है दोनों एक दूसरे से संबंधित होगा। इन शॉर्ट जो बल होगा वो उस क्षण पे उत्पन्न हुआ त्वरण उससे संबंधित होगा। अब हम देखते हैं इसी में एक और चीज, आवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स।
इसकी परिभाषा क्या होगी? बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें मिलेगा आवेग। आवेग इज इक्वल टू बल गुणा समयावधि। बल को लिखते हैं F, समयावधि को डेल्टा टी। तो आवेग का सूत्र क्या मिला? F डेल्टा टी। अब हमारा द्वितीय नियम क्या है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैं यहाँ पे ले लूँ तो F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी होगा। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये तो आवेग हो गया और ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन से। क्लियर? तो यहाँ पे एक और चीज हमने निकाली है कि आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों बराबर होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आवेग का ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस परावर्तित होती है तब दीवार द्वारा गेंद पर लगने वाला बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहता है, तो भी यह बल गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि अगर कोई भी एक गेंद दीवार से टकराई हो तो वो वापस परावर्तित होती है। वो वापस परावर्तित होती है तो वो बहुत कम समय के लिए ही बल होता है, लेकिन फिर भी वो बल उस गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए काफ़ी होता है। एक और एग्जाम्पल ले लें कि टेनिस बॉल से अगर मैं टेनिस बॉल को मार रही हूँ तो आप हल्का सा टेनिस बॉल पे लगाओगे तो बॉल की दिशा बदल जाएगी। तो जो वो समय होता है या वो बल होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो बॉल के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए काफ़ी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा संवेग आवेग क्या है? बल गुणा समयावधि, और जो बहुत कम समय के लिए बल लगता है उसको हम बोलते हैं आवेग। तो आई होप आपको आवेग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के तृतीय नियम की बात करेंगे।